हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल A1 स्टडी सर्किल। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अब हम चैनल पर उत्तर प्रदेश लेखपाल को जो मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है, संभवतः 21 जुलाई को हो जाएगा। ठीक है, उस संदर्भ में वीडियो बना रहे हैं। तो अब हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। ठीक है, पिछले वर्षों का पेपर जो पिछले लेखपाल का पेपर हुआ था उसका हमने करा चुका है वीडियो। ठीक है, वो वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। ठीक, तो अब हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, फटाफट देख लीजिए फ्रेंड। प्रैक्टिस सेट में क्या क्या क्वेश्चन, मतलब एक तरह से मॉडल पेपर। ठीक, तो ऐसा ही पेपर आपको 31 जुलाई को अगर एग्ज़ाम हुआ तो उसमें आपको मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो चलिए अब प्रैक्टिस सेट भी कर लेते हैं 2-4-10 ठो, ताकि आपको इसमें पेपर में आसानी हो और आपको बहुत आसानी से क्वेश्चन समझ में आए और फटाफट आपका पेपर सॉल्व हो जाए। ठीक, तो चलिए फटाफट पहला प्रैक्टिस सेट, ये हमारा फर्स्ट प्रैक्टिस सेट होगा आज। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट फर्स्ट। ठीक, चलिए सामान्य हिंदी पहले पोर्शन होगा। पहले सामान्य हिंदी रहेगा, 25 क्वेश्चन आएगा 25 नंबर का। फिर दूसरा रहेगा सेक्शन गणित का। गणित का 25 क्वेश्चन आएगा 25 नंबर का। फिर तीसरा सेक्शन रहेगा किसका, सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी, ठीक, इसका 25 क्वेश्चन। दूसरा रहेगा गणित। हाँ, गणित का भी 25 क्वेश्चन 25 नंबर, हर क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। फिर तीसरा रहेगा क्या आपका, सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान रहेगा। सामान्य ज्ञान यानी जीके जीएस। हाँ, उसका भी 25 क्वेश्चन रहेगा 25 नंबर का। ठीक, और फिर चौथा आपका रहेगा क्या, ग्रामीण परिवेश। ठीक, ग्रामीण परिवेश से संबंधित क्वेश्चन, क्योंकि लेखपाल का पेपर है तो ये सेक्शन आपका रहेगा ग्रामीण व्यवस्था या ग्रामीण परिवेश। इसके भी 25 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन मतलब 25 नंबर। ठीक, तो सबके 25-25 क्वेश्चन यानी 100 क्वेश्चन का पेपर होगा आपका, ये मेंस का। ठीक है, और आपको बस क्या करना है कि बस सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लीजिए, आपको एक आइडिया लग जाएगा। हमने काफ़ी कुछ वीडियो बना के अपने चैनल पर डाल रखा है लेखपाल से संबंधित, उसको भी आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए फटाफट आप देख लेते हैं पेपर को। सामान्य हिंदी का सेक्शन स्टार्ट करते हैं। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो हिंदी का पेपर है तो फटाफट हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए, ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है देव देवी। ऑप्शन बी कह रहा है मामा मामी। ऑप्शन सी कह रहा है कांत कांति। ऑप्शन डी कह रहा है गधा गधी। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ठीक है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के कंटेक्स्ट में। ठीक, तो इसका सही आंसर लगा लीजिए। ठीक, तो इसका सही आंसर लगा लीजिए आप लोग, सब लोग सही, बिल्कुल सही। कांत कांति जो होगा, यही स्त्रीलिंग पुल्लिंग का जोड़ा सही नहीं है। ठीक है, इसका सही जोड़ा क्या होगा, कांत कांति की जगह क्या होगा, कांत कांत। इसको कांति नहीं बल्कि कांत कांता होगा। ठीक, कांत कांता अगर कर देंगे तो ये सही हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यही वाला जो पूछ रहा सही नहीं है, सही नहीं की बात पूछ रहा, नहीं की बात जहाँ बात आएगी तो आपको ये देखना होगा। ठीक है, कांत कांति नहीं बल्कि कांत कांता होना चाहिए, तो यही वाला ऑप्शन लगा लीजिए। फर्स्ट का सी ऑप्शन लगाइए सब लोग। चलिए, फर्स्ट का सी ऑप्शन हो गया। सेकंड क्वेश्चन पाते हैं। निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक, जो अपने काम की जिम्मेदारी संभाले उसे क्या कहते हैं। एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है उत्तरजीवी। बी ऑप्शन कह रहा है जिम्मेदारी, उत्तराधिकारी या फिर उत्तरदायी। बताइए इन चारों में से क्या होगा, जो अपने काम की जिम्मेदारी संभाले। ठीक, तो दूसरे क्वेश्चन का सही आंसर बताइए सब लोग, क्या हो जाएगा। उसका सही आंसर बिल्कुल सही, उत्तर क्या होगा, उत्तरदायी होगा कि जिम्मेदारी होगा कि उत्तराधिकारी होगा कि उत्तरजीवी होगा। बिल्कुल सही, उत्तरदायी होगा, डी ऑप्शन लगाइए। चलिए, दूसरे का डी ऑप्शन लगा लीजिए। तीसरे क्वेश्चन पाते हैं फटाफट। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। निम्न में से शुद्ध वाक्य छांटना है। चलिए, शुद्ध वाक्य छांट के फटाफट देखिए क्या होगा। ABCD 4 ऑप्शन है आपके पास। तो ऑप्शन ए कह रहा है गुरु जी के चरणों में उसने सिर झुकाया। बी कह रहा है उसने सिर झुकाया गुरु जी के चरणों में। सी कह रहा सिर झुकाया उसने गुरु जी के चरणों में, उसने गुरु जी के चरणों में सिर झुकाया। ठीक, तो बताइए इन चारों में से सही आंसर क्या हो जाएगा, मतलब सही शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा इन तीनों में से, सॉरी चारों में से। उसने गुरु जी के चरणों में सिर झुकाया। उसने गुरु जी के चरणों में सिर झुकाया, यही होगा डी ऑप्शन। ठीक है, तीसरे का डी ऑप्शन लगा लीजिए। उसने गुरु जी के
चरणों में सिर झुकाया हो जाएगा। चलिए तीसरे का डी लगाइए। चौथे पे आते हैं, फटाफट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तमोगुण का संधि विच्छेद पूछ रहा है, तमोगुण, ठीक है। तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। देखिए 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है। तम प्लस अवगुण होगा, कि तमो प्लस गुण होगा, कि तमय प्लस गुण होगा, या फिर डी ऑप्शन होगा तमा प्लस गुण, ठीक है। तो बताइए चौथे क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तमय प्लस गुण, बिल्कुल सही, तमय प्लस गुण होगा, सही, सी ऑप्शन लगा लीजिए, ठीक। तमय प्लस गुण होगा। और ये संधि कौन सी होगी, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, ठीक है। ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, विसर्ग, ठीक। चलिए ये हो जाएगा, सी ऑप्शन लगा ली चौथे का। पाँचवें पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। इसमें से किस शब्द में व्यंजन संबंधी अशुद्धि है। व्यंजन संबंधी अशुद्धि की बात कर रहा है 4 ऑप्शन में। वाकिश में, पर्याय में, सज्जन में, या फिर सारांश में, किसमें व्यंजन संबंधी अशुद्धि है। पाँचवें क्वेश्चन का सही आंसर लगाइए। वाकिश, ऑप्शन नंबर ए सही है, बिल्कुल सही। वाकिश में व्यंजन संबंधी अशुद्धि है। और सही क्या हो जाएगा, वाकिश की जगह क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल सही, वागीश होगा, इसका वागीश होगा, ठीक। वागीश इसका शुद्ध होगा या शुद्ध, ठीक, वाकिश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पाँचवें का सी लगाइए। छठवें पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए क्या कह रहा है कि किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है। कर्मधारय समास नहीं है किस विकल्प में, छठा क्वेश्चन कह रहा है। तो ऑप्शन ए कह रहा है महात्मा में नहीं है, कि बी काला सांप में नहीं है, सी गजानन में नहीं है, कि डी नीलकमल में नहीं है, ठीक है। तो छठवें क्वेश्चन का सही आंसर लगाइए। क्या किसमें कर्मधारय समास नहीं है, ठीक। तो गजानन की बात क्या करते हैं, चलिए गजानन की बात करते हैं, सी ऑप्शन, ठीक है। ये गजानन की बात करें तो हम देख रहे हैं गजानन क्या है, गजानन, ठीक, जिसका मतलब गणेश को होता है। ये कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है, ठीक। ये कर्मधारय नहीं है। ये कौन सा समास है, बहुब्रीहि, बहुब्रीहि समास है, ठीक। और बाकी अतः कर्मधारय समास का उदाहरण ये नहीं हो सकता। ये तो बहुब्रीहि है तो कर्मधारय के समास का उदाहरण नहीं होगा, बाकी सब हैं कर्मधारय समास, ठीक। तो ए बी डी ये सब कर्मधारय हैं। और सी ऑप्शन जो है गजानन का मतलब होता है, गजानन का मतलब होता है गणेश को, गणेश भगवान, ठीक। तो चलिए फटाफट चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छठवें का सी लगा लीजिए। पूछ रहा था समास नहीं है तो यही गजानन वाला होगा, यही कर्मधारय नहीं है, बाकी सब कर्मधारय हैं, ठीक। ये तो बहुब्रीहि समास है। छठवें का सी ऑप्शन लगाइए। सातवें पर फटाफट देख लीजिए क्या कह रहा है। किसी से कोई संबंध न रखना, किसी से कोई संबंध ना रखना, इसका अर्थ, ठीक है, किस लोकोक्ति में निहित है, ठीक। ढोल में पोल, ढाक के 3 पात, यथा राजा तथा प्रजा, और लेना एक न देना दुई, ठीक है। लेना एक न देना दुई, बताइए इस चारों में ऑप्शन में से किसी से कोई संबंध ना रखना है। तो इसका मतलब सही क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, लेना एक न देना दुई जो है इसी लोकोक्ति का यह अर्थ है, किसी से कोई संबंध ना रखना, ठीक है। चलिए इसका डी ऑप्शन लगा लिया। आठवें बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए क्या कह रहा है। आठवां क्वेश्चन का आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दिए गए विकल्पों में से हर्ष, हर्ष शब्द है, इसका विपरीत यानी कि विलोम शब्द लिखना है, ठीक है। बताइए इसमें हर्ष शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, जीवंता है, विषाद है, अस्थाई है, तात्कालिक है। बताइए इन चारों में हर्ष शब्द का विलोम क्या होगा। तो बिल्कुल सही, विषाद होगा, बी ऑप्शन। चलिए अब हम 9वें क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड। 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक। तो कह रहा है कि धाम ये एक शब्द है कि सही अनेकार्थी रूप दिए गए हैं विकल्पों में से छांटिए, ठीक। धाम शब्द के सही अनेकार्थिक रूप जो हैं दिए गए विकल्पों में से छांटना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पृथ्वी, घर, शरीर, ये ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी में है घर, शरीर, देवस्थान। ऑप्शन नंबर सी में है देवस्थान, प्रवाह, मंदिर। ऑप्शन नंबर डी में है घर, मकान, पृथ्वी। तो 9वें क्वेश्चन का सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। धाम शब्द का सही अनेकार्थी रूप क्या हो सकता है, तो घर, शरीर और देवस्थान, ठीक। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। चलिए बी ऑप्शन लगा लीजिए, घर, शरीर, देवस्थान होगा धाम शब्द का अनेकार्थी रूप। 9वें का बी ऑप्शन लगाइए। 10वें बातें फटाफट देख लीजिए क्या कह रहा है। 10वां क्वेश्चन, अनिर्वचनीय शब्द के लिए वाक्यांश का चयन कीजिए। अनिर्वचनीय शब्द है, इसके लिए वाक्यांश का चयन करना है क्या, जो बोला ना गया हो, जो वचन न दिया गया हो, जो वचन या वाणी द्वारा कहा ना जा सकता हो, या उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो बताइए 10वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा।
जो सही है, बिल्कुल सही। जो वचन या वाणी के द्वारा कहा ना जा सकता हो उसको एक शब्द में क्या बोलते हैं? अनिर्वचनीय। ठीक। चलिए 10वें का सी ऑप्शन लगाइए। 11वें पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। माता पिता में समास बताइए। माता और पिता दोनों साथ साथ है, इसमें समास क्या होगा? कर्मधारय होगा, बहुब्रीहि होगा, द्वंद्व होगा या फिर द्विगु होगा। ठीक। तो 11वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? द्वंद्व समाज। ठीक। द्वंद्व समाज नहीं, समास। ठीक, द्वंद्व समास होगा। 11वें का सी ऑप्शन लगा लीजिए। माता और पिता हैं, ये इसमें कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और शब्द का लोप हो जाता है। ठीक। और शब्द जो होता है बीच में, माता और पिता नहीं लिखा जाता। जब भी लिखा जाता है माता पिता लिखा जाता है, बीच में हाइफन का साइन होता है। ठीक। तो ये कौन सा समास हो गया? द्वंद्व समास हो गया। ठीक। चलिए 12वें पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस समूह के सभी शब्द पर्यायवाची शब्द हैं? किस समूह के जितने शब्द दिए गए हैं ऑप्शन में सभी पर्यायवाची, ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए में दिख रहा है दर्पण, आईना, कांच, मुकुर। ऑप्शन बी में है गात, तन, घट, घड़ा। ऑप्शन सी में है अनल, नयार, अनिल, समीर। और ऑप्शन डी में है रवि, हंस, पतंग, सरोज। तो बताइए इन चारों में से किस समूह में सभी शब्द जो हैं वो पर्यायवाची शब्द हैं? ठीक। तो 12वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? बताइए फट से। दर्पण, आईना, कांच, मुकुर। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए। दर्पण, आईना, कांच, मुकुर ये सभी शब्द इसमें जो हैं वो पर्यायवाची शब्द हैं इसमें। ठीक। 12वें के ऑप्शन लगाइए। और 13वें पे आते हैं, फटाफट देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है? नराधाम। 13वां क्वेश्चन कह रहा है नराधम का विलोम शब्द चुनना है। बताइए कौन सा नराधम का चारों ऑप्शन में से विलोम शब्द होगा? अधम होगा कि नरपुंगा होगा कि निकृष्ट होगा कि अच्छा होगा? तो 13वें क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए। नराधम शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? नरपुंगा होगा। ठीक, बिल्कुल सही। और जबकि अधम का क्या होगा? अधम, निकृष्ट, अच्छा के विलोम शब्द हैं। ठीक। और उत्तम जो है उत्कृष्ट का विलोम शब्द है, उत्कृष्ट का बुरा हो जाएगा। चलिए ये हो जाएगा नराधम का नरपुंगव। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ये अच्छे का बुरा हो जाएगा इसका विलोम। ठीक। और निकृष्ट का उत्कृष्ट हो जाएगा। ठीक, उत्कृष्ट। हाँ, अधम का धम हो जाएगा। ठीक, अधम का उत्तम होगा, अधम नहीं, अधम का उत्तम होगा। यहाँ करेक्शन कर लीजिए। अधम का उत्तम हो जाएगा, निकृष्ट का उत्कृष्ट हो जाएगा, अच्छा का बुरा हो जाएगा और नराधम का नरपुंगा होगा। 13वें का बी ऑप्शन लगा लीजिए। अब चलते हैं हम 14वें क्वेश्चन पर फटाफट। निम्न में शुद्ध वर्तनी पहचानने को कह रहा है। वाड्मय, सामाजिक, प्रादुर्भाव और 5वां। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में किस में शुद्ध वर्तनी है, जिसकी स्पेलिंग यानी वर्तनी शुद्ध है? तो 14वें 14th क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। प्रादुर्भाव, बिल्कुल सही, सबका सही है। प्रादुर्भाव जो है शुद्ध वर्तनी वाला। चलिए 14 का सही हो गया। 15वें पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। कह रहा किस विकल्प में बहुब्रीहि समास है? 15वां कह रहा कि 4 समास दिए गए हैं, इसमें चारों ऑप्शन में से कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? पंचपात्र में है बहुब्रीहि, या फिर चतुरानन में है, या फिर त्रिभुवन में है, या फिर ऑप्शन नंबर डी चतुर्युग में है। ठीक है, तो 15वें क्वेश्चन का सही आंसर बताइए फ्रेंड, क्या हो जाएगा? ठीक, तो बिल्कुल सही, चतुरानन। चतुरानन का मतलब क्या होता है? चतुर है आनन, यानी 4 आनन, 4 मुख वाले, जिन्हें किसको कहा जाता है? ब्रह्मा जी को संबोधित किया जाता है चतुरानन से। ठीक है, तो ब्रह्मा जी को चतुरानन से भी संबोधित किया जाता है। तो यानी कि इसमें बहुब्रीहि समास है। ठीक, चतुर है आनंद। ठीक, तो 15वें क्वेश्चन का कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पंचपात, त्रिभुवन और चतुर्युग ये सभी किसके उदाहरण हैं? जबकि तीनों ऑप्शन ये द्विगु संख्या के बता रहे हैं, तो द्विगु समाज के उदाहरण हैं। ठीक है, द्विगु समाज नहीं भाई, समास। ये सब द्विगु समास में संख्या का बात होती है। और बाकी ये बहुब्रीहि में क्या है कि उसमें उसकी उपमा दी जाती है, जैसे चतुरानन मतलब 4 हैं जिनके मुख। ठीक, तो यह बहुब्रीहि समास है। तो बहुब्रीहि समास पूछ भी रहा था, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए बी ऑप्शन लगा लीजिए इसका। 15वें का 16वें पे आते हैं। निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव यानी अशुद्ध शब्द है। तो चूर्ण है, ऑप्शन नंबर ए चूर्ण है, बी है छिद्र, सी है ज्ञान और डी है छत। तो आपको दिख रहा होगा ये सभी शुद्ध हैं।
चूड़ भी शुद्ध है, छिद्र भी शुद्ध है, ज्ञान भी शुद्ध है। तो इसका मतलब छत जो है यही अशुद्ध है। ठीक, तो 16वें क्वेश्चन का डी ऑप्शन लगा लीजिए। ठीक, चलिए हम 17वें पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए 17th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर। 17th क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, कह रहा ठन ठन गोपाल, ये एक मुहावरा है, इसका सही अर्थ लिखा बताना है। बेकार समय आने पर मुकर जाना, सी ऑप्शन कह रहा धनवान, या फिर डी कह रहा कंगाल। ठन ठन गोपाल होना मतलब क्या होता है? बिल्कुल सही, कंगाल हो जाना। ठीक, 17वें का डी ऑप्शन लगा लीजिए, कंगाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए 17वें का डी ऑप्शन हो गया। 18वां आते हैं फटाफट। निम्न में तत्सम यानी शुद्ध शब्द चुनिए। तो गाजर है, गाहक है, गेहूँ है और गर्त है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन डी, गर्त जो है यही शुद्ध है। ठीक है, ये इसका तत्सम है। 18वें का डी ऑप्शन। ठीक, गाजर का शुद्ध क्या हो जाएगा? गाहक हो जाएगा। ठीक है, गेहूँ का क्या हो जाएगा? गेहूँ तद्भव, इसका शुद्ध क्या हो जाएगा? गोधूम हो जाएगा। बिल्कुल सही। गाहक का क्या हो जाएगा? गर्जर हो जाएगा। और गेहूँ का गोधूम हो जाएगा। ठीक, और गर्त तो यह है ही। ठीक, गाहक का ग्राहक होगा, बता दे रहे हैं, ग्राहक होगा। ठीक, और का गाजर का क्या हो जाएगा? गर्जर। ठीक, गर्जर, ये उड़नते वाला रा हो जाएगा, गर्जर हो जाएगा। गाजर और गाहक का ग्राहक हो गया, और गेहूँ का गोधूम हो गया, गोधूम, गोधूम हो गया। और इसका गर्त, गर्त तो है ही शुद्ध। ठीक, चलिए 18वें का डी ऑप्शन लगाइए इस क्वेश्चन में। तत्सम पूछ रहा था तो ये हो जाएगा। ठीक, और गेहूं का गोधूम होता है तत्सम, और गाहक का ग्राहक होता है तत्सम, और गाजर का गर्जर होता है। ये हमने बता दिया आपको। 19वें क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए फ्रेंड। 19th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर। सीता ने कहा था, यह वाक्य किस काल में है? सीता ने कुछ कहा था, यह वाक्य है, ये बताइए किस काल में है? सामान्य भूतकाल में है, या ऑप्शन बी कह रहा है अपूर्ण भूतकाल में है, सी कह रहा संदिग्ध भूतकाल में है, या डी कह रहा पूर्ण भूतकाल में है। ठीक है, तो 90th क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? सामान्य, ये जो है सीता ने कहा था ये पूर्ण भूतकाल में है। ठीक है, सीता ने कोई बात कहा था, ये पूरी तरह बात खत्म हो गया। ठीक है, पूर्ण भूतकाल में हो जाएगा। ठीक, 19वें क्वेश्चन का 19वें क्वेश्चन का डी ऑप्शन लगा लीजिए। 20वें क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द हरि की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? हरि की जगह कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए मेढक, ऑप्शन नंबर बी घोड़ा, ऑप्शन नंबर सी सर्प, ऑप्शन नंबर डी कामदेव। ठीक है, तो हरि के लिए इन चारों में से किसको प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? ठीक, ये क्वेश्चन आपका कह रहा है। बताइए 20वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? हरि की जगह किस चारों में से किसको प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? प्रयुक्त की नहीं किया जा सकता, तो बिल्कुल सही, कामदेव। ठीक है, इनके में से कौन सा शब्द हरि की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो 20वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? कामदेव हरि का अनेकार्थिक नहीं है। ठीक है, और मेढक, घोड़ा, सर्प ये हरि के अनेकार्थिक शब्द हैं। ठीक, तो यानी कि हरि माने ईश्वर को होता है, तो मेढक, घोड़ा और सर्प ये सब हरि के लिए प्रयुक्त किया जा सकता नहीं किया जा सकता। कामदेव जो है कामदेव हरि का अनेकार्थिक शब्द नहीं है। ठीक, तो हरि का अनेकार्थिक शब्द हैं। ये हो गया आपका डी ऑप्शन, कामदेव। चलिए 20वें के बाद 21वें बातें फटाफट देख लीजिए। इसमें कुछ निर्देश दिया है। निम्नांकित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके नीचे दिए गए बहुविकल्पी प्रश्नों में सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो क्या है, एक गद्यांश है, गद्यांश को देख लिए। शिक्षा साध्य नहीं है अपितु साध्य तक पहुंचने का एक साधन है। हम बच्चों को केवल शिक्षित बनाने के उद्देश्य से ही शिक्षा नहीं देते, बल्कि हमारा उद्देश्य उन्हें जीवन के लिए सक्षम बनाना है। ज्यों ही हम इस तथ्य को ज्ञान लेते हैं, हम शिक्षा के वास्तविक लक्ष्य से परिचित हो जाते हैं। बहुत से अधिक आधुनिक देशों में यह सोचना फैशन हो गया कि अमीर, गरीब, चतुर, मूर्ख सबको निःशुल्क शिक्षा देकर कोई भी समाज अपनी सब समस्याएं सुलझा सकता है और एक परिपूर्ण राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। परंतु यह काफ़ी नहीं है। ऐसे देशों में हमें अनेक डिग्रीधारी
नवयुवक बेरोजगार दिखाई पड़ते हैं क्योंकि वे हाथ से काम करने को हेय दृष्टि से देखने लगते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था पर पुनर्विचार करने की बड़ी आवश्यकता है। ठीक है, तो ये है पैराग्राफ। अब इसके बाद बताइए पर हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था पुनर्विचार करने की बड़ी भारी आवश्यकता है। इतना काफ़ी नहीं, देखिए इतना काफ़ी नहीं है कि शिक्षा की जो व्यवस्था पहले मिले उसे चुन लिया जाए अथवा जो पुरानी शिक्षा व्यवस्था को चालू रखा जाए बिना इस बात की परीक्षा किए और देखे कि यह वास्तव में उपयुक्त है अथवा नहीं। ठीक है, यह पैराग्राफ था। अब इस पर आधारित बाकी क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है। चलिए फटाफट देख लेते हैं। हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था पर क्या करना चाहिए? 4 ऑप्शन है: पुनर्विचार, पुनर्मिलन, आघात, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही, हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था पर क्या करना चाहिए? पुनर्विचार करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, तो इसमें का ए ऑप्शन लगा लीजिए। 24वें क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 के बाद 22वां, बच्चों को किस उद्देश्य से शिक्षा दी जाती है? ठीक है, नौकरी प्राप्त करने के लिए, अच्छे नागरिक बनने के लिए, शिक्षित बनाने के लिए, या फिर जीवन को सक्षम बनाने के लिए। बताइए इनमें से बच्चों को किस उद्देश्य के लिए शिक्षा दी जाती है। ठीक, तो 22वें क्वेश्चन का सही आंसर लगाइए फ्रेंड। क्या हो जाएगा इसका? दांत के अनुसार क्या हो जाएगा कि बच्चों को जीवन के सक्षम बनाने के उद्देश्य से शिक्षा दी जाती है। ठीक है, बच्चों को अपने जीवन को सक्षम बनाने के लिए शिक्षा दी जाती है। ठीक, डी ऑप्शन लगा लीजिए इसका। अब 23वें पे आते हैं। फटाफट देख लीजिए, किस प्रकार के देशों में अनेक डिग्रीधारी नवयुवक जो हैं बेरोजगार दिखाई पड़ते हैं? किस तरह के देशों में? प्राचीन देशों में, आधुनिक देशों में, बड़े देशों में, या छोटे देशों में? तो बताइए 23वें क्वेश्चन का आंसर बताइए इस पैराग्राफ के आधार पर। ठीक है, आप 1-2 बार पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, आधुनिक देशों में, बिल्कुल सही, बी ऑप्शन लगा लीजिए। आधुनिक देशों में अनेक डिग्रीधारी नवयुवक बेरोजगार दिखाई पड़ते हैं। ठीक, 23वां क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड? फटाफट देख लीजिए। निःशुल्क शिक्षा से क्या हानि है? निःशुल्क शिक्षा देने से क्या हानि है? 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है अनेक युवक बेरोजगार रहते हैं। बी कह रहा है कि हाथ से कार्य करने में बुरा मानते हैं। सी कह रहा है ए और बी दोनों सही है। और डी कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो बताइए निःशुल्क शिक्षा देने से कोई क्या क्या हानि है? ये कह रहा क्वेश्चन पूछ रहा है, बताइए निःशुल्क शिक्षा देने से कोई हानि है? 24वें क्वेश्चन का सही आंसर बताइए फ्रेंड, क्या हो जाएगा? चलिए बिल्कुल सही, निःशुल्क शिक्षा देने से, अगर आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अनेक युवक बेरोजगार रहते हैं। ठीक है, ज़्यादा सबको शिक्षा मिल गई है, शिक्षा का कोई शुल्क तो लागू किया नहीं गया। अब जो लोग शिक्षा ले लिए हैं, शिक्षा ग्रहण कर लिए हैं, अब वो हाथ से काम करने में कोई भी अगर छोटा भी काम करना हो तो कहेंगे कि अरे हम तो ग्रेजुएट हैं या हम तो इंटर पास हैं, अब हम क्यों चले ठेला लगाएं, क्यों चले हम केला बेचें, क्यों चले हम फ्रूट्स और सब्ज़ी बेचें हैं, या फिर आप भी कोई छोटा मोटा काम करना भी चाहो तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि सभी को रोज़गार देना पॉसिबल नहीं है। तो रोज़गार इन द सेंस गवर्नमेंट के कंटेक्स्ट में नौकरी। ठीक है, तो और हर जो बच्चा शिक्षित होता है तो उसको नौकरी ही चाहिए, तो इसीलिए हाथ से कार्य करने में बुरा मानता है कोई भी काम, इसलिए ए और बी दोनों सही है। सी ऑप्शन लगा लीजिए। ठीक है, यह शिक्षा में कुछ न कुछ शुल्क लगाना ज़रूरी है, लेकिन अब इसमें एक बात और विरोधाभास है कि शिक्षा में शुल्क तो लगाइए, लेकिन उन जो गरीब हैं जो कि महंगी पैसा ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसके लिए वैसे भी गवर्नमेंट ने अनिवार्य शिक्षा राइट टू एजुकेशन बिल लागू किया है कि 10 तक 8 तक की आपकी फ़ीस माफ़ रहेगी। ठीक है, 8वीं तक 1 से लेके, तो उनके लिए ये चीज़ सही है। उसके बाद फिर आप आगे पढ़ना चाह रहे हो तो आप उसका शुल्क अदा कीजिए और पढ़िए। चलिए 24वें का सी ऑप्शन हो जाएगा। 25वें पे आते हैं फटाफट, ज़्यादा उसमें डिटेल में जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, क्या कह रहा है कि 25वां समाज की सभी समस्याएं दूर की जा सकती हैं सभी को शिक्षित करके, समाज का विकास करके, अमीरों को शिक्षित करके या गरीबों को शिक्षित करके। तो समाज की सभी समस्याएं दूर की जा सकती हैं। 4 ऑप्शन बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 25वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? बिल्कुल सही, सभी को शिक्षित कर देंगे तो हर आदमी अपने शिक्षा के आधार पर अपने लिए रोज़गार तलाश कर लेगा, या फिर जो भी उसको समझ में आएगा वो कर लेगा, क्योंकि शिक्षित आदमी को भी कोई भी बात समझाना आसान होता है इन कंपैरेटिवली अशिक्षित आदमी को। ठीक, तो अगर शिक्षित आदमी है तो वो समझदार, उसके अंदर समझ भी आ जाती है। तो चलिए, समाज की सभी समस्याएं
लगभग दूर हो की जा सकती हैं। ठीक है, सभी को शिक्षित करके। ठीक, चलिए 25 में गए ऑप्शन लगा लीजिए। इस तरह से हमारा हिंदी का सेक्शन कंप्लीट हो जाता है फ्रेंड, इस प्रैक्टिस सेट का। अब हमारा नेक्स्ट जो सेक्शन है बचा है कब होगा, ये देखिए आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, गणित का। नेक्स्ट सेक्शन हमारा होगा गणित का। अब इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, गणित पूरा सॉल्व कराएंगे। फिर उसके बाद अगला रहेगा जीके जीएस, उसके बाद रहेगा ग्रामीण परिवेश ग्रामीण व्यवस्था। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड चलिए इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर अगर वीडियो को आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा, जिससे कि हम जो वीडियो बनाएं वो आपके पास पहुंचता रहे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।